राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कानपुर के निकट पैतृक गांव पहुंचने पर किया गया नागरिक अभिनंदन। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति ने कहा, मातृभूमि की प्रेरणा से ही उनकी यात्रा गांव से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के 78वें संस्करण में लोगों से कोरोना की वैक्सीन के संबंध में सभी अफवाहों और भ्रम को दरकिनार कर जल्द से जल्द टीका लगवाने की अपील की। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद प्रबंधन संघ में जापानी जेन गार्डन और कैजेन अकादमी का डिजिटल रूप से किया उद्घाटन। पीएम ने कहा, ये भारत और जापान के बीच प्रगाढ़ संबंधों का एक और उदाहरण। जम्मू वायुसेना स्टेशन के टेक्निकल इलाके में 2 कम तीव्रता के विस्फोट में कोई हताहत नहीं। घटना की जांच एनआईए को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना के संबंध में वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों से की बात। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के लद्दाख दौरे पर। लेह में पूर्व सैनिकों से की मुलाकात, सैन्य कमांडरों के साथ की बैठक। रक्षा मंत्री का लद्दाख में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के अपने दौरे पर आज अपनी जन्मस्थली कानपुर देहात जिले के परौंख में पथरी देवी मंदिर में दर्शन किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परौंख में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे गांव की मिट्टी की खुशबू और मेरे गांव के निवासियों की यादें सदैव मेरे हृदय में विद्यमान रहती हैं। मेरे लिए परौंख केवल एक गांव ही नहीं है, ये मेरी मातृभूमि भी है। मातृभूमि को इसकी प्रेरणा ने मुझे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से राज्यसभा, राज्यसभा से राजभवन और राजभवन से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दिया। मैं कहीं भी रहूं, मेरे गांव की मिट्टी की खुशबू और मेरे गांव के निवासियों की यादें सदैव मेरे हृदय में विद्यमान रहती हैं। मेरे लिए परौंख केवल एक गांव नहीं है, ये मेरी मातृभूमि है, जहां से मुझे आगे बढ़कर देश सेवा की सदैव प्रेरणा मिलती रही। मातृभूमि की इसी प्रेरणा ने मुझे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से राज्यसभा, राज्यसभा से राजभवन और राजभवन से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दिया। मैं जब देश में होता हूं तो मेरी जन्मभूमि यानी मेरा गांव मेरे हृदय में होता है, और जब मैं सरकारी दौरे पर विदेश में जाता हूं तो मेरा देश भारत मेरी मातृभूमि के रूप में मेरे मन में सदैव बना रहता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस मौके पर कहा कि रेलवे ने जो फ्रेट कॉरिडोर बनाया है वो भारत की व्यापार नीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। जो स्पेशल ट्रेन है उससे मैंने आने का जो एक निर्णय लिया, और वो रेलवे ने अनुरोध किया था कि मैं चाहता हूं कि रेलवे ने जो विकास कार्य किए हैं उसको आप देखें। और सबसे बड़ी अच्छी बात जो मुझे नजर आई, रास्ते भर मैं देखता था कि जो फ्रेट कॉरिडोर बना है
दो लाइनों का, दो ट्रैक का। वो जो व्यापार से संबंधित है, भारत की जो अर्थनीति है, जो इकोनॉमी है, उसको बढ़ाने में ये हमारा जो फ्रेट कॉरिडोर बना है रेलवे द्वारा, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके परिणाम अभी हमें कुछ ही वर्षों में दिखाई पड़ने लगेंगे। इससे पहले कानपुर के निकट अपने पैतृक गांव परौंख पहुंचने पर राष्ट्रपति काफी भावुक हो गए और उन्होंने अपनी मातृभूमि को नमन किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में वैक्सीन को लेकर अफवाहों, आशंकाओं पर ध्यान न देते हुए वैक्सीन लगवाने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गांवों में कोरोना काल में जिस तरह की सूझबूझ दिखाई गई, वो दुनिया के सामने एक मिसाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन को लेकर अपने मन की बात संबोधन में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ग्रामीणों से बात की और अपील की कि वे कोरोना वैक्सीन के बारे में सभी अफवाहों, आशंकाओं को दरकिनार कर जल्द से जल्द टीका लगवाएं ताकि इस खतरनाक बीमारी को रोका जा सके। हमारे पूरे देश में 31 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवा लिया है। जी, आपको पता है ना, मैंने खुद ने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। जी सर। अरे मेरी माँ तो करीब करीब 100 साल की है, उन्होंने भी दोनों डोज लगवा लिए। कभी कभी किसी को इससे बुखार वगैरह आता है, पर वो बहुत मामूली होता है, कुछ घंटों के लिए ही होता है। देखिए, वैक्सीन नहीं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। जी, इससे आप खुद को तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही में परिवार और गांव को भी खतरे में डाल सकते हैं। जी, और राजेश, इसलिए जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लीजिए और गांव में सबको बताइए कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए ये मुफ्त वैक्सीनेशन है। प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों टीकाकरण में आई अभूतपूर्व तेजी का जिक्र करते हुए कहा, आज देश के 18 वर्ष से ऊपर सभी नागरिकों को मुफ्त टीकाकरण दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश ने एक अभूतपूर्व काम किया है। 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत हुई और उसी दिन देश ने 86 लाख से ज़्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, और वो भी एक दिन में। इतनी बड़ी संख्या में भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीनेशन, और वो भी एक दिन में, स्वाभाविक है इसकी चर्चा भी खूब हुई है। साथियों, एक साल पहले सबके सामने सवाल था कि वैक्सीन कब आएगी। आज हम एक दिन में लाखों लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त में लगा रहे हैं, और यही तो नए भारत की ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से भारत की जनता ने कोरोना काल में सूझबूझ दिखाई है, एकता के साथ कार्य किया है, वह दुनिया के सामने मिसाल है। उन्होंने लोगों को संकल्प लेने का आह्वान किया कि अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण करवाएं और कोरोना को हराने में मदद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन को लेकर अपने मन की बात संबोधन में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ग्रामीणों से बात की और अपील की कि वे कोरोना वैक्सीन के बारे में सभी अफवाहों, आशंकाओं को दरकिनार कर जल्द से जल्द टीका लगवाएं ताकि इस खतरनाक बीमारी को रोका जा सके। हमारे संवाददाता ने बैतूल में वैक्सीनेशन पर ग्रामीणों से खास बातचीत की। बैतूल के डुलारिया गांव के ग्रामीणों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए फ़ोन पर संवाद किया है। क्या कुछ बात उन्होंने कही है, आइए उनसे ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार हीरा। आज आपकी प्रधानमंत्री से बात हुई है, क्या कहा प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री ने जो मन की बात कही हमसे रूबरू आमने सामने, उसमें यही कहा ये टीका वैक्सीन को लेकर कि आप भी लगाइए और गांव में भी लगवाइए,
और सबसे ये अपील कीजिए कि सब लगाए, एक टीका ही बचाव का कारण बनेगा। तो आप क्या करेंगे, अब लोगों को बताएंगे? आगे बताएंगे भी, सबसे चौपाल चर्चा करेंगे, सबको कहेंगे, समझाएंगे, उसके बाद खुद भी लगाएंगे, हम औरों को लगवाएंगे। कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी से बात हुई है आज तो गाँव में? हाँ हुई सर, प्रधानमंत्री क्या से बोले बात। प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी ने भैया अपने गांव से वैक्सीन लगाने का बोल रहे थे सर, तो मैंने गांव वालों को समझाने का बोला, उससे आग्रह किया हूँ और गांव वालों को भी समझाऊंगा और वैक्सीन खुद भी लगाऊँ और लोगों को प्रेरित करूँ सर उसके लिए। क्या बोले क्या प्रधानमंत्री जी, क्यों वैक्सीन नहीं लग? हाँ, क्यों वैक्सीन नहीं लगते बोले, तो उसमें यही बताते सर, बताया रहे हम लोगों की भ्रमित कर रहे लोग, बाहरी लोग आके यहाँ पर, है कि नहीं, जैसे फ़ोन के माध्यम से या आगे भी चर्चा घूमते फिरते मतलब भ्रमित करे लोगों को, वैक्सीन लगाने से लोग मरते हैं, कुछ लोग बीमार होते, इस तरह भ्रम लोगों के पास फैला हुआ सर। तो हम लोग अब भ्रम खत्म करने का काम करेंगे सर, वैक्सीन लगवाएंगे। प्रधानमंत्री से बातचीत आज इन ग्रामीणों की हुई है और प्रधानमंत्री ने यही कहा है कि जो भ्रम की स्थिति गांव में लोगों के अंदर है उसको दूर करना है। और अब ये लोग जिनसे बात की है प्रधानमंत्री ने, वो खुद भी वैक्सीन लगवाएंगे और साथ साथ ये भी है कि जो डर और भ्रम की स्थिति खासकर आदिवासी ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रही है, उसको ख़त्म करने का काम भी इनको अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौंपा है। बैतूल से कैमरा पर्सन शशि दीक्षित के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़। और प्रधानमंत्री ने मन की बात की 78वीं कड़ी में आगामी टोक्यो ओलंपिक की बात की। उन्होंने ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एथलीट मिल्खा सिंह को भी याद किया। साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों के संघर्ष के बारे में बताते हुए देशवासियों को उनके मनोबल को बढ़ाने की अपील की। आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और देशवासियों से भी उनका हौसला बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर खिलाड़ी के पीछे उनके और उनके परिवारजनों की संघर्ष की गाथा है जो सभी को प्रेरणा देती है। प्रवीण जाधव जी महाराष्ट्र के सातारा जिले के एक गांव के रहने वाले हैं। वो आर्चरी के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उनके माता पिता मजदूरी कर परिवार चलाते हैं और अब उनका बेटा अपना पहला ओलंपिक्स खेलने टोक्यो जा रहा है। ये सिर्फ उनके माता पिता ही नहीं, हम सभी के लिए कितने गौरव की बात है। ऐसे ही एक और खिलाड़ी हैं हमारी नेहा गोयल जी। नेहा टोक्यो जा रही महिला हॉकी टीम की सदस्य हैं। उनकी माँ और बहनें साइकिल की फैक्ट्री में काम करके परिवार का खर्च जुटाती हैं। नेहा की तरह ही दीपिका कुमारी जी के जीवन का सफर भी उतार चढ़ाव भरा रहा है। दीपिका के पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं और उनकी माँ नर्स हैं। और अब देखिए, दीपिका अब टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से एकमात्र महिला तीरंदाज है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर महान एथलीट मिल्खा सिंह को भी याद किया, जिनका हाल ही में कोरोना के कारण निधन हुआ था। जब बात टोक्यो ओलंपिक्स की हो रही हो तो भला मिल्खा सिंह जी जैसे लीजेंडरी एथलीट को कौन भूल सकता है। कुछ दिन पहले ही कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। जब वे अस्पताल में थे तो मुझे उनसे बात करने का अवसर मिला था। बात करते हुए मैंने उनसे आग्रह किया था। मैंने कहा था कि आपने तो 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए इस बार जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए टोक्यो जा रहे हैं तो आपको हमारे एथलीट्स का मनोबल बढ़ाना है, उन्हें अपने संदेश से प्रेरित करना है। वो खेल को लेकर इतना समर्पित और भावुक थे कि बीमारी में भी उन्होंने तुरंत ही इसके लिए हामी भर दी, लेकिन दुर्भाग्य से नियति को कुछ और मंजूर था। प्रधानमंत्री ने लोगों से माईगव पर रोड टू टोक्यो क्विज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का और सोशल मीडिया पर चीयर फॉर इंडिया पर जाकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पर आप हैशटैग चीयर फॉर इंडिया के साथ अपने इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे सकते हैं। आप कुछ और भी इनोवेटिव करना चाहें तो वो भी जरूर करें। अगर आपको कोई ऐसा आइडिया आता है जो हमारे खिलाड़ियों के लिए देश को मिलकर करना चाहिए तो वो आप मुझे जरूर भेजिएगा। हम सब मिलकर टोक्यो जाने वाले अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया।
चीयर फॉर इंडिया। प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के गौरवमय प्रदर्शन की कामना की और साथ ही देश में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि इससे सबको प्रेरणा मिलती है। अभी तक सरकारें आई, काफ़ी सरकारें आई, लेकिन 2014 के बाद जो मोदी जी ने हर वर्ग से अलग अलग हर विषय पे मन की बात का कार्यक्रम किया, तो हम लोग बराबर युवा अलग अलग माध्यम में क्षेत्रों से, कभी युवाओं द्वारा, कभी किसानों द्वारा, कभी महिलाओं पे, कभी पर्यावरण पे, और आज इस समय देश संकट में है, कोरोना जैसी महामारी देश में चल रही है, तो लगातार मोदी जी द्वारा हर महीने 1 तारीख को 11 बजे से किसी डेट में समय पे 11 बजे से मन की बात कार्यक्रम है। हम युवा पूरा देश इस चीज़ के लिए आभारी है माननीय मोदी जी का कि आप हर विषय पे हम देशवासियों को जागरूक करते रहते हैं और इससे हम लोग सीख लेते हैं और इसको हम जनता पे उस विषय को जिस पे मोदी जी बात करते हैं उसको पहचानते हैं, चाहे पौधारोपण हुआ, वृक्षारोपण हुआ, जल संचय का कार्यक्रम हुआ, अन्य विषय उसको हम लोग रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद प्रबंधन संघ में जापानी जेन गार्डन और कैजन अकादमी का डिजिटल रूप से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनके लोकार्पण का यह अवसर भारत जापान के संबंधों की सहजता और आधुनिकता का प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि जापानी जेन गार्डन कैजन अकादमी की स्थापना भारत जापान के रिश्तों को और मजबूत करेगी। जेन गार्डन और काइजन एकेडमी के लोकार्पण का ये अवसर भारत जापान के संबंधों की सहजता और आधुनिकता का प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि जापानी जेन गार्डन और काइजन एकेडमी की ये स्थापना भारत और जापान के रिश्तों को और मजबूत करेगी, हमारे नागरिकों को और करीब लाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लोगों ने सदियों से जिस शांति, सरलता को योग और आध्यात्म के जरिए लिखा है, उसकी झलक यहां दिखेगी। भारत के लोगों ने सदियों से जिस शांति, सहजता और सरलता को योग और अध्यात्म के जरिए सीखा समझा है, उसी की एक झलक उन्हें यहां दिखेगी। और वैसे भी जापान में जो जैन है वही तो भारत में ध्यान है। बुद्ध ने यही ध्यान, यही बुद्धत्व संसार को दिया था। और जहां तक काइजन की संकल्पना है, ये वर्तमान में हमारे इरादों को मजबूती की, निरंतर आगे बढ़ने की हमारी इच्छा शक्ति का एक जीता जागता सबूत है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर रविवार सुबह हुए 2 धमाकों के बाद इसकी हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में देर रात हुए 2 धमाकों के पीछे कारण क्या है, इसकी पड़ताल जांच एजेंसियां कर रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना के संबंध में वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की है। वायुसेना के बड़े अफसर मौके पर पहुंच गए हैं। एनआईए भी जांच में सहयोग कर रही है। भारतीय वायुसेना के बयान के मुताबिक एक ब्लास्ट में एक इमारत की छत को नुकसान हुआ है, वहीं दूसरा धमाका खुले इलाके में हुआ जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। ब्लास्ट में वायुसेना के किसी जवान, किसी सिविलियन या किसी इक्विपमेंट का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, सीआरपीएफ, एनआईए और फॉरेंसिक विभाग की टीमें जांच कर रही हैं। घटनास्थल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 3 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे। उनका स्वागत वहां किया गया। रक्षा मंत्री ने लद्दाख में पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। राजनाथ सिंह लद्दाख में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। वे पूर्वी लद्दाख में सेना की तैयारियों और सुरक्षा स्थिति का भी जायजा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 30 से 40 वर्षों से 1 रैंक 1 पेंशन की समस्या चली आ रही थी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा किया है।
30-40 वर्षों से एक जो समस्या चली आ रही थी, वन रैंक वन पेंशन, मैं जानता हूं कि बहुत सारे वेटरन्स मुझसे मिलते थे। तब उसमें 2014 में मैं पार्टी का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट था, उसमें भी वेटरन्स हमसे मिले थे। वो लोग कहते साहब वन रैंक वन पेंशन, जब इलेक्शन आता है तो सारे लोग एश्योरेंस देते हैं, लेकिन एश्योरेंस को कोई पूरा नहीं करता है इलेक्शन दिए जाने के बाद। तो मैंने उस समय कहा था, जब हमारी मोदी की शुरुआत हुई थी और एक कार्यक्रम ले जाकर मोदी जी ने उसकी घोषणा भी की, यदि हम आपको आश्वासन दे रहे हैं तो हम आपकी इस डिमांड को पूरा करेंगे, वन रैंक वन पेंशन की डिमांड को। और आपने देखा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही इस मांग को पूरा किया। और देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश भर में 50,040 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश में अब तक 2,92,51,029 लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ ही देश में दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.82% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 50,040 नए दैनिक मामले दर्ज किए गए। 57,944 लोग उपचार करवाकर अब तक ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.75% हो गया है। इस समय देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 5,86,403 है। वहीं पिछले 24 घंटों में 1,258 लोगों की मौत हुई है। चौबीस घंटों में 1,258 मौतें हुई हैं। और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कल कोरोना के लिए 17,77,309 सैंपल्स टेस्ट किए गए। वहीं कल तक कुल 40,42,65,101 सैंपल्स टेस्ट किए जा चुके हैं। और आज देश भर में 5 साल तक के छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में भी इसके लिए 7,500 बूथ बनाए गए हैं, जहां बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। दिल्ली में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। रविवार को राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत 5 साल तक के छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 5 साल तक के जो छोटे बच्चे हैं उनको पोलियो की खुराक पिलाई गई। कुछ अभिभावक हमारे साथ हैं, बात करते हैं। क्या कहेंगे, कितनी जरूरी है पोलियो खुराक? बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। कोरोना है लेकिन फिर भी अन्य बीमारियों से बचाने के लिए बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाने के लिए आए हैं, सामाजिक दूरी का पूरा पालन करते हुए डिस्पेंसरी में। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल कोरोना का दौर चल रहा है, लेकिन फिर भी 0 से 5 इयर्स तक के बच्चों को दवाई पिलाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये अन्य बीमारियों से बच सकें। और हमें अपने समाज के नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि वो सभी बच्चों को समय पर दवाई पिलाएं। 5 साल तक के छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं। कुछ आशा वर्कर्स हमारे साथ हैं, बात करते हैं। मैडम, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि कोरोना काल है, पेरेंट्स डरते भी होंगे कि दवाई पिलाएं नहीं पिलाएं, तो ऐसे में आप क्या सावधानियां बरतते हैं? सर, सबसे पहले हम सोशल डिस्टेंस का और ये कहते हैं उनको मास्क लगाओ और उसके बाद में अपना सैनिटाइजर करो, हाथ धो। वैसे सैनिटाइज ज़रूरी नहीं है कि सैनिटाइजर ही करें, हम अपने हाथ भी धो सकते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होता ना, तो उनको फ़ोन करके भी बुलाते हैं। 0 से 5 साल तक के बच्चों को ये दवाई पिलाई जाती है, 2 बूंद पोलियो की, जैसे कि हम अपने ये राष्ट्र को, भारत को पोलियो मुक्त कर सकें। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए जितने भी ये केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर दवाई पिलाई जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनके अभिभावक उनको बूथ पर ले जाकर दवाई जरूर पिलाएंगे। जो बच्चे इसमें छूट जाएंगे तो उनके लिए घर घर जाकर अभियान भी चलाया जाएगा। कैमरामैन सुमित नौडियाल के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और मुंबई कोविड टास्क फोर्स सदस्य और पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर शशांक जोशी ने कोविड पर हमारी विशेष श्रृंखला डॉक्टर्स चैट शो में कहा कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में टीका महत्वपूर्ण हथियार है। डॉक्टर शशांक जोशी
कोरोना के स्थायी समाधान, महामारी की तैयारी और प्राथमिकताओं पर डीडी न्यूज़ से खास उन्होंने बातचीत की। आज रात 7:30 बजे डीडी न्यूज़ और 8:30 बजे डीडी इंडिया पर यह पूरा कार्यक्रम आप देख सकते हैं। As a medical practitioner and expert, that the saturation of the maximum population with vaccines is going to be a key factor, and that should be the prime focus? Of course, it will be one of the key factors. Okay. And the third factor is that we need zero tolerance for non-adherence to COVID-appropriate protocols and COVID-appropriate behavior. How do we ensure that? So that is the virus is as much in the mind as much as it is in the body. Let me be devil's advocate here. So even the minute we relax, you're saying it's going to rebound. But then what could be a sustainable solution? Because all and many like you, experts, medical experts, they contend the fact that, this is going to take some time. The virus is around and the virus will stay for some time. But what about the solutions that are sustainable? So sustainable solutions is self-discipline in the mind and vaccination. These two are clear-cut solutions. So we will have to mask ourselves for some duration, at least for this year, till the end of this year, because whether you have a variant of concern or not, whether you are vaccinated or not vaccinated, we will need some degree of self-discipline, self-control and self-regulation. And I think, this is something where Indians tend to be argumentative and rebellious. And we need to control our habits. We also tend to be lazy at times, but we are a resilient new India. And I think the India 2.0, which we see now, has it within itself. And each one of us have it within ourselves to control just that little bit for these 6 months to get over the crisis. If you ask me, by April 2022, we will be totally out of COVID in a big way. The virus may stay, the variant may stay, but the life will not be impacted the way it has been impacted in the first or second. Because So by that time, the reasonable part of the population will be vaccinated. Dr. Joshi, that's a very, that's a point that you've made. By April 2022, you're saying that the virus will stay, but it won't be life-threatening. And that's the target. Absolutely. Absolutely. And that's a very reasonable estimate I'm making. We can achieve it much earlier also, provided we don't have a variant of concern and provided we are able to vaccinate our population. तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।